ओके, सो नेक्स्ट हमारा अपन ने किरचॉफ के लॉ पढ़ लिए थे, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सर्किट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ या किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण। तो मैं ये हेडिंग लिख रही हूँ, सर्किट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉज। ओके, हिंदी में इसका मतलब है किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण। तो इसमें अपने पास दो टाइप के सर्किट एनालिसिस होंगे। अगेन पहला होगा नोड या फिर जंक्शन एनालिसिस, हिंदी में इसको बोलते हैं नोड या संधि विश्लेषण। ओके, आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो नोड या संधि विश्लेषण। तो जंक्शन एनालिसिस के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें किरचॉफ का कौन सा नियम यूज होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें किरचॉफ का जो लॉ यूज होता है वो होता है नोड। देखो ये क्या है, नोड एनालिसिस है, तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, क्योंकि नोड पे क्या करते हैं अपन, करंट को देखते हैं कि करंट का टोटल करते हैं वो जीरो करते हैं, तो इसमें किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एनालिसिस किस काम में आता है। तो अगर किसी सर्किट में आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टता और विभवांतर, अगर ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको कौन सा एनालिसिस यूज़ करना है, नोड या फिर जंक्शन एनालिसिस। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना कि एक तो इसमें किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज़ होगा, और सेकंड ये किस काम में आता है, पोटेंशियल फाइंड आउट करने के काम में आता है। तो चेक करते हैं, तो डायग्राम बना लेते हैं, कोई सर्किट डायग्राम ले लेते हैं। देखो ओके, मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें देखो मैंने जो एलिमेंट्स, ये ई तो आप जानते हो बैटरी है, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए बी पॉइंट है। यहाँ मैंने एलिमेंट लिए हैं y1 y2 y3 y4 y5। तो ये y क्या है, y को बोलते हैं एडमिटेंस, प्रवेशता। क्या होती है प्रवेशता, ये बेसिकली इम्पिडेंस का उल्टा होता है, 1/z इज इक्वल टू होता है y, जहाँ पर जो z है वो क्या होता है, इम्पिडेंस, प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा मतलब जो प्रतिरोध होता है वो ही, उसका उल्टा जो होता है एडमिटेंस होता है। क्योंकि हमें क्या z का इन्वर्स मिलेगा पूरी कैलकुलेशन में, तो z के इन्वर्स को लिखने से बेटर है अपन y के फॉर्म में लिख लें, तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये मान लीजिए अपना कोई पॉइंट है O, ठीक है, तो ये पॉइंट भी जीरो, सपोज ये जीरो पोटेंशियल पे अपने लिया है, रेफरेंस पॉइंट है हमारा, तो ये पॉइंट भी जीरो पे होगा, ये पॉइंट भी जीरो पे होगा, और ये पॉइंट भी जीरो पे होगा, क्योंकि दोनों सबके बीच में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो पोटेंशियल को कम या ज़्यादा करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन को सबसे पहले क्या इमेजिन करना है, नोड एनालिसिस के अंदर आपको किसी एक नोड पर आने और जाने वाली करंट जो है वो पता होनी चाहिए। तो सपोज अपन दो नोड लेते हैं, कौन सा नोड है, पहला अपना ए और दूसरा नोड है अपना बी। तो ए नोड पर कितनी शाखाएं आकर मिल रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 शाखाएं आकर मिल रही है। तो मान लीजिए जो पहली शाखा है ये वाली, उसमें करंट समझ लीजिए है I1, ओके, और उसके बाद ये सेकेंड वाली शाखा है, उसमें समझ लीजिए करंट यहाँ पर इसमें I3, या फिर जितने भी एलिमेंट है, मान लीजिए y1 के अंदर से जा रही है करंट I1, y3 में से जा रही है I3, y2 में से जा रही है I2, y5 में से जा रही है I5, और y4 में से जा रही है I4। सब में से अपन ने करंट ले ली। अब अपन सबसे पहले नोड एनालिसिस लगाएंगे ए पर, ठीक है। ए नोड पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। तो ए नोड पर कितनी करंट है, तीन करंट है, जो टोटल I1 I2 I3 ये तीनों जंक्शन ए पर आके मिल रही है। तो यहाँ पर अपन लॉ लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, I1 माइनस I2 माइनस I3,
क्यों मैंने ऐसा लिया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि I1 जो है वो नोड की तरफ आ रही है, बिंदु A की तरफ आ रही है, इसलिए उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिया है। I2 और I3 उससे बाहर निकल रही है, इसलिए उसको नेगेटिव साइन के साथ लिया है। अब हमें I1, I2 और I3 पता होने चाहिए। तो देखो I1 की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। ये क्या होता है, V अपॉन R होता है, यानी पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 किस किस बिंदु के बीच में है, देखो I1 इस पॉइंट के बीच में है और इस पॉइंट के बीच में है, तो यहाँ का पोटेंशियल तो कितना होगा E, क्योंकि ये बैटरी लगी हुई है E, ठीक है, और इस बैटरी के नीचे कितना है, 0 पोटेंशियल है, तो ऊपर कितना होगा E, तो यहाँ पर तो E होगा। और इस E पॉइंट पे मान लीजिए पोटेंशियल अपन कितना मान लेते हैं EA, तो जो I1 होगा, I1 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, E माइनस EA अपॉन, और R की जगह इम्पीडेंस मैंने आपको बताया था अपन क्या ले रहे हैं Z, और 1/Z को अपन क्या लिख सकते हैं Y, तो E माइनस EA और साथ में क्या हो जाएगा Y। अब कौन सा आएगा, Y1 आएगा, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा I1। सिमिलरली अपन I2 की बात करेंगे, तो I2 कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट कौन कौन से के बीच में है I2, EA और EB, तो EA माइनस EB अपॉन Z2 हो जाएगा। Z2 को अपन क्या लिख देंगे Y2, EA माइनस EB मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास हो जाएगा Y2, ठीक है। इसी तरह से देखो I3 निकालते हैं। I3 हमारे पास क्या हो जाएगा, EA माइनस 0 इंटू Y3। I4 I5 भी निकाल ही लेते हैं। I4 हमारे पास हो जाएगा EB माइनस 0 इंटू Y4, और I5 हमारे पास क्या हो जाएगा, EB माइनस 0 Y5, ओके। तो ये I1 और I2 से लेके I1 तक निकल गया। अब हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन A मिली है, इसमें I1 I2 I3 की अगर वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो E माइनस EA Y1, ये तो था और EA माइनस EB Y2। I3 हमें क्या मिला था, EA इंटू Y3 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सिमिलरली B पर अगर नोड एनालिसिस अप्लाई करें, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करें B पर, तो पॉइंट B पर कौन सी करंट एंटर हो रही है, I2 एंटर हो रही है, तो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी। I4 बाहर निकल रही है तो नेगेटिव, I5 बाहर निकल रही है तो नेगेटिव, सो विल बी इक्वल टू 0। वी विल पुट द वैल्यूज फॉर I2, I4 एंड I5। तो I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, EA माइनस EB इंटू Y2 माइनस I4 EB इंटू Y4 माइनस I5 EB इंटू Y5, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखें, सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। आपको इस सर्किट डायग्राम में वैल्यू किस किस की गिवन होगी वो मैं बताती हूँ। यू विल बी गिवन वैल्यू E, ठीक है, E आपको पता होगा। सारे एलिमेंट Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, इन पांचों एलिमेंट्स की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 में अननोन क्या है, सिर्फ आपके पास EA अननोन है और EB अननोन है। और मैथमेटिक्स में आपको पता है 2 इक्वेशन हो और 2 अननोन हो, तो उन 2 अननोन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 ही अननोन है, तो EA और EB हमें मिल जाएगा। तो EA और EB बेसिकली क्या है, EA आपके पास इस नोड पे पोटेंशियल है और EB आपके पास इस पॉइंट पे पोटेंशियल है। तो ये जो लॉ था उस लॉ के 2 पॉइंट क्या थे, एक तो हमने फर्स्ट लॉ यूज़ किया, क्योंकि देखो हमने हर जगह किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ही अप्लाई किया है A और B पे। और सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ क्या लिखा था कि ये पोटेंशियल फाइंड आउट करने के काम में आता है। तो हमें बिंदु A और बिंदु B पर पोटेंशियल मिल गया। सो दिस वाज नोड या फिर जंक्शन एनालिसिस।